खैर रागले टू ऑल ऑफ यू, मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। और डिबेट में मेरे साथ यकीनन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर है, एनालिस्ट है फ्रॉम इंडिया सुमित पीर साहब। सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फखर भाई, थैंक्स फॉर द इनविटेशन सर। सुमित जी, 2-3 बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो जो कैरियर्स के हवाले से जो शिप कैरियर है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। इस पे पहले भी आपके साथ शोज़ हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि नई डेवलपमेंट्स आती हैं तो फिर यकीनन उसके ऊपर हम शो करते हैं। एक तो उस पे बात करेंगे। द सेकंड थिंग इज 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी और बीबीसी ने बड़ी अच्छी स्टोरी की, मैं ये कहूंगा डिटेल स्टोरी थी। और उन्होंने उसमें कहा था कि इंडिया लास्ट शायद 5 और 7 ईयर से अपने फोर्सेस को, यानी तीनों फोर्सेस को, नेवल को और एयरफोर्स को एंड जो ग्राउंड फोर्सेस है उनको मॉडर्नाइज तरीके से उनको वेल इक्विप्ड कर रहा है। और काफी सारा काम उन्होंने कर लिया और मजीद चीजें वो कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि चीन के खिलाफ जो एक थ्रेट मिल रहा है उसके हवाले से भी कर रहे हैं, पाकिस्तान का भी, और वैसे भी रीजन में जो हालात होते हैं समटाइम पता नहीं चलता, उस हवाले से। तो दोनों चीजों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये एयरक्राफ्ट कैरियर के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले भी हमने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो आप लोगों के कमीशन हुए थे इंडियन नेवी को, उसके बाद गालिबन नई डेवलपमेंट्स हो रही है। तो थोड़ा सा एक तो मुझे भी पता चल जाएगा, हमारे व्यूवर्स को भी, इस हवाले से फिर दूसरे उसकी तरफ जाते, क्योंकि वो टॉपिक और ये टॉपिक तकरीबन सेम है और मिलते जुलते। देखिए, एक तो फखर भाई शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। एक जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर जिसपे हमने नया बनाया था, जी जिसपे हमने बात की थी, जो मेड इन इंडिया था, और उस पर हमने काफ़ी डिटेल में बात की थी। एक हमारे पास एक और पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर भी था, जो रशिया गया था रेट्रोफिट होने। ओके। विक्रमादित्य, जो रशिया गया था रेट्रोफिट होने। जी अब इसमें क्या होता है, रेट्रोफिटिंग ये रशियन ऑरिजिन का था, तो कुछ टाइम बाद इसको रेट्रोफिट इसके मतलब मान लीजिए ओवरहाल, रिपेयर, मेंटेनेंस, अपग्रेड सारा रेट्रोफिटिंग में होता है। जी तो ये रेट्रोफिटिंग होके आ गया है, अब इसकी सी ट्रायल्स हो रही है। जब रेट्रोफिट होके आता है तो एक बार सी ट्रायल्स होती है। जी सी ट्रायल के बाद क्या होता है कि उसको नेवी में इंडक्ट इमीडिएटली किया जाएगा। तो सी ट्रायल्स कहीं बार 1 से 3 महीने, कहीं बार 6 महीने तक होती है, डिपेंड करता है किस लेवल का रेट्रोफिट हुआ, किस लेवल का चीजें बदली है इसके अंदर। क्योंकि रेट्रोफिट में एक बात मान के चलिए, एक बात नेचुरल सी बात है कि अपग्रेड होगा ही होगा। तो अब ये आते ही हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, मान लीजिए 1 महीने 2 महीने जितना भी टाइम बचा है, उस पे क्लैरिटी नहीं है कितना टाइम है फ्री ट्रायल का। मेरे हिसाब से एक आध महीना ही बचा है, ज़्यादा नहीं पता है। जो मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट बी रॉन्ग। हम्म तो इट विल बी अप एंड रनिंग विद इन नेक्स्ट 1 मंथ, और 2 हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे। देखिए, अगर आप देखेंगे हमारा जो है, हमारी पेनिनसुला शेप है, एक इस साइड आएगा, एक इस साइड आएगा। आइडियली इंडिया को 3 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, क्योंकि एक कोई रेट्रोफिट होने जा रहा है, किसी में डिकमीशनिंग की जरूरत पड़ रही है, किसी में रिपेयर की जरूरत पड़ रही है, तब कि दूसरा काम करता रहे। और आइडियली अगर तीनों हो तो एक आपको चाहिए स्ट्रेट ऑफ मलाकास में, एक आपको चाहिए ऑन द राइट साइड ऑफ द कंट्री, एक आपको चाहिए ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कंट्री। अगर आपके पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है, यू आर वेरी सिक्योर एंड सेफ। और अब मैं आपको बताऊं, अभी हमारे पास करीब करीब हम अभी करीब करीब हमारे पास 44 से 46 नेवल एसेट्स हम बना रहे हैं। चाइना के नेवल एसेट्स हमसे ज्यादा, पर इस साल और अगले साल 12 और 18 30 सबमरीन उनकी डिकमीशन हो रही है, पुरानी हो चुकी है। जी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भी हम बना रहे हैं। हमारे पास कुछ टाइम में चाइना से ज्यादा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होंगी। जी जो सबमरीन का नंबर चाइना के बाद ज्यादा है, हमारे 46 एसेट बढ़ रहे हैं, तो मतलब 2-3 साल में विल बी एबल टू मैच चाइनाज नेवल एसेट्स एज वेल। बाकी, और अब राजनाथ सिंह ने एक और चीज अनाउंस की थी पीछे, कि हम अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना रहे हैं। जी तो अब की बार हम डबल टनेज का बनाएंगे। लास्ट टाइम हमारे मेरे हिसाब से हमने 45 का बनाया था, दिस टाइम विल बी 80 और 90 टनेज, और बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे। और क्योंकि हमारे पास कोचिन में ड्राई डॉक है, जिसमें हमने 1700 करोड़ करीब लगाया था, वेयर वी कैन मेक दिस, और ये करीब करीब 10 साल में बनेगा। और हमारे पास अगर जरूरत पड़ी तो अब भी ऑप्शन है कि हम एक और एयरक्राफ्ट कैरियर रेट्रोफिट कर सकते हैं। और छोटा एयरक्राफ्ट बनाने में हमें 5 साल लगेंगे, 45 टनेज की डिस्प्लेसमेंट का 5 साल लगेंगे, तो वी कैन मेक अनदर वन। तो क्योंकि ड्राई डॉक हमने बनाया था सिर्फ कोचिन में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए। सो टेक्निकली स्पीकिंग हम 10 से 15 साल में 2 से 3 एयरक्राफ्ट कैरियर भी उतार सकते हैं, क्योंकि दो ओके साइमल्टेनियसली भी बन सकते हैं। और रिट्रोफिट खरीदने का हमेशा हमेशा ऑप्शन होता है, बट जो हम बनाते हैं वो काफी सस्ता पड़ता है। ये जो ओके रेट्रोफिट होता है उससे करीब करीब ये 4 गुना कीमत का पड़ता, मोटा मोटा 4 से 5 गुना कीमत का पड़ता। और इतना वो नहीं रहता। जो हमने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया था अभी, उसमें 60% टेक्नोलॉजीज
मेड इन इंडिया थी। इंडिया के लोगों को काम मिल गया, इंडिया की इंडस्ट्री को काम मिला, और अब की बार जो हमारी कोशिश है उससे भी ज्यादा हम 80-90% तक जाए। अल्टीमेटली कोशिश है कि ऑलमोस्ट हम 100% तक जाए मेक इन इंडिया में, जिसे आत्मनिर्भर भारत कहेंगे। तो आने वाले अच्छा 30 सालों में हम चाहे तो हमारे पास 10 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है। अगर आप कैलकुलेशन करें, विद इन 30 ईयर्स वी कैन हैव बिल्कुल। अप टू 10 एयरक्राफ्ट कैरियर। जो लोग कुछ कहते हैं कि भाई चाइना के पास आने वाले 30 सालों में 35 सालों में 10 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे, तो मैं आपको एक चीज की श्योरिटी दे दूं, तब जी। तक हमारे पास भी 10 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता होगी। जरूरत है नहीं है वो अलग बात है, बट हमारा जो फोकस है वो सबमरीन बेस्ड वॉरफेयर पे ज्यादा है। ओके, बिल्कुल। और आजकल शायद बहुत इम्पोर्टेंस है इस चीज़ की, लेकिन मैं जो स्टोरी पढ़ रहा था कि इंडियाज़ एयरक्राफ्ट कैरियर की टू इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, तो यहाँ पर एक मतलब पाकिस्तान के पास तो सिर्फ कैरियर नहीं है, जी। एक भी नहीं है। शायद अगर हालात बेहतर हुए और फिर कभी हमें 5-10 साल बाद ऐसी कोई चीज़ हुई और हुआ। लेकिन आप कह रहे हैं कि चाइना, तो चाइना के साथ बैलेंस करने के लिए कितना टाइम लग सकता है इंडिया को? अगर हम ये कहें कि हाँ, जितने आप कह रहे हैं कि कैरियर्स हैं, लेकिन शायद उनकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है, लेकिन कुछ भी है, लेकिन नंबर ऑफ शिप कैरियर्स उनके पास ज़्यादा है। चाइना के पास अभी 2 है फखर भाई, तीसरा उनका बन रहा है। हमारे ओके। पास 2 है, हमारा भी तीसरा बन रहा है। तो पर चाइना के लिए देखिए, एक एक लॉजिक होता है नेवी में, जी। क्योंकि जो एयरक्राफ्ट कैरियर ये वेपन ऑफ डेटरेंस है, वेपन ऑफ अटैक या नहीं है। वेपन ऑफ या अटैक आपका सबमरीन होती है, एयरक्राफ्ट बिल्कुल। कैरियर। अगर आपको साउथ चाइना सी से, सुनिएगा, अगर आपको साउथ चाइना सी से इंडियन ओशन में आना है, तो आपको करीब 1 महीने से ज्यादा लग जाएगा आने में। ओके। और चाइना कभी भी अपने साउथ चाइना सी को वल्नरेबल नहीं रख सकता, क्योंकि जितने वहाँ अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर है, जितने वहाँ फ्रांस का भी है, वहाँ जर्मनी के भी एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहाँ इंडिया का भी नेवी है। हुँ। इतनी सारी दुनिया की नेवी को रखते हुए चाइना कभी भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी से बाहर निकाल ही नहीं सकता। चाहे उसके पास 5 भी आ जाए, तब भी नहीं निकाल पाएगा। तो ओके। इसीलिए चाइना का हम तक आना जरूरी नहीं है। जब हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर वो डिफेंसिव के लिए, हमारे हाँ। समुद्र में कोई घूम नहीं रहा। हमारे राइट साइड में एक, बिकॉज वी आर लाइक अ पेनिनसुला, राइट साइड में एक, लेफ्ट साइड में एक, और एक विल बी एट द स्ट्रेट ऑफ मलाकास टू प्रोटेक्ट या फ्री ऑर्डर, फ्री ट्रेड रूट्स इन इंडो पैसिफिक, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ मलाकास से काफी सामान निकलता है, चाइना का भी बहुत निकलता है। जी। और हमारे पास चांगी और सबांग में अब डॉकिंग फैसिलिटीज भी है। सो विद दैट थिंग इन हुँ। माइंड, दैट विल बी अ वेरी स्ट्रेटेजिक थिंग, क्योंकि देखिए कि इनका रिट्रोफिट करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है, मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो हमारे पास 3 आइडियली होने चाहिए। और अगर चाइना को यहाँ आना है, तो जब चाइना के पास 15 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे, तब वो इंडियन ओशन में आने की सोच सकता है। 15 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में 50-60 साल लगेंगे। और तब तक हम्म। मेरे हिसाब से, आज मैं आपको बताऊं, अब जो मैं कहता हूँ काफी लोग ये कहते हैं, काफी थिंक टैंक्स का भी ये मानना है, हुँ, 2029 तक चाइना नहीं टिकेगा। दे हैव गिवन अ डेट टू चाइना नाउ, हुँ, 2029 is the last date for China to be in one China. So जो वन चाइना है ये टूट जाएगा। इसीलिए चाइना का लॉन्ग रन में हमें दिक्कत नहीं है। और हमारे जो, अगर आप देखें इंडियन ओशन में हमारा अच्छा खासा वर्चस्व हो गया, कंट्रोलिंग द इंडियन ओशन, डोमिनेटिंग द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन को डोमिनेट करने के लिए यू नीड अ नेवी ऑफ मैसिव साइज, बिकॉज यू डोंट हैव द ज्योग्राफिकल एडवांटेज। ज्योग्राफिकल एडवांटेज हमारे पास है, हमारा एरिया, हमारी चीजें। और हम अंडमान को भी डेवलप कर रहे हैं, हम अंडमान निकोबार को भी डेवलप कर रहे हैं, और हम ये जो हमारी दूसरी आइलैंड चेन है उसको भी डेवलप कर रहे हैं। नेवल एसेट्स हम वहाँ बढ़ा रहे हैं, हम कुछ फॉरवर्ड रडार्स लगा रहे हैं वहाँ पे। हुँ। तो ओवरऑल इंडियन ओशन पे हमारा जो स्ट्रैंगल होल्ड है वो बढ़ा रहे। अगेन द आइडिया इज पीसफुल, आइडिया इज नॉट होस्टाइल। या चाइना का आइडिया होस्टाइल है, हमारा आइडिया फ्री वर्ल्ड ऑर्डर का, उनका आइडिया है कब्जे का। दोनों में ओके। फर्क है। तो हुँ। जितनी फोर्स और जो मल्टीप्लायर चाहिए वो फर्क पड़ेगा दोनों केस में बहुत ज्यादा। अच्छा, वैसे ये इससे रिलेटेड ये खबर मैंने जो आपको स्टोरी बताई कि चीन और पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए इंडिया अपनी फ़ौज को कैसे जदीद बना रहा है, मॉडर्नाइज़ कर रहा है अपनी चीज़ों को, नई-नई चीज़ें उसमें वो लेके आ रहे हैं। तो मुख्तलिफ़ सुमित जी, मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स इसमें उन्होंने रिसर्चेस को इकट्ठा किया है कि किस-किस ने कहाँ-कहाँ पे, आप लोगों के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीता जी ने भी उन्होंने भी बात की और उन्होंने ग़ालिबन 12% आप लोगों का जो डिफेंस बजट है उसको इंक्रीज़ किया और उन्होंने भी इस बात पे ज़ोर दिया कि भई हमें इस चीज़ की ज़रूरत है और हमें इस पे
कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा। इसके साथ-साथ मुख्तलिफ जो डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं इंडिया के, उन्होंने भी बात की कि हाँ भाई, हमें अगर मुकाबला करना है और अगर वर्ल्ड स्टेज पे आना है तो उसके साथ-साथ हमारी डिफेंस भी मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि अमेरिका के पास बाकी कोई चीज़ है या नहीं है, लेकिन उनका डिफेंस सिस्टम जो है वो बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग है, हर किस्म की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या-क्या चीज़ें ऐसी हो रही है कि जिसमें इंडिया ये कहता है कि हाँ, चाइना को पीछे छोड़ना है या वेस्टर्न वर्ल्ड को पीछे छोड़ना है या अमेरिका के बराबर में आना है? देखिए फखर भाई, डिफेंस का जो बिल्डअप होता है वो थ्रेट परसेप्शन पे, आपके इरादों पे डोमिनेट करता है। अमेरिकन नेवी इज द मोस्ट स्प्रेड नेवी इन द होल वर्ल्ड। या इतनी बड़ी और इतनी बिल्कुल, स्प्रेड नेवी कोई नहीं है। एग्री, बिल्कुल। इसलिए अमेरिका की नेवल एसेट इज फॉर द डोमिनेंस ऑफ ग्लोबल वाटर्स। एक फर्क है। या हमारा नेवल एसेट इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आवर वाटरनेट्स एंड एंश्योरिंग द फ्री वर्ल्ड ऑर्डर। चाइना का आइडिया है कि इंडियन ओशन को डोमिनेट करना और साउथ चाइना सी को बचाना। उनके पास दो ऑब्जेक्टिव है। जी, ये आपकी नेवल साइज और स्टैचर को डिटरमाइन करता है। रशिया का है राइट, रशियन आर्टिक, और जो रशिया के आसपास का समुद्र है उसको डोमिनेट करना, मतलब रशियन राइट। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में कोई ना है, उनका ऑब्जेक्टिव वो है। अब रशियन नेवी भी काफी स्ट्रांग है। अब सबसे बड़ी नेवी तो अभी अगर नंबरों में देखा जाए तो आप बोलोगे चाइना की, बट सबसे पावरफुल नेवी यूएस की है। देखिए वो वाली हुँ, बात है, जैसे चाइना के एयरफोर्स के पास हमसे डबल जहाज है कहने को, पर उनकी रेटिंग हमसे कम है, क्योंकि J8 J12 भर के कोई, मतलब वो पुरानी गाड़ियां भर के कोई गाड़ियों की रेस नहीं हाँ, जीता। आजकल या टेक्नोलॉजी का टाइम है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये वाली बात है। तो अब ये जो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास दो तीन चीजें हैं। पहला पुश है आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, क्योंकि जी, उससे कॉस्ट हमारी 1/5 या 1/10 तक नीचे चली जाती है। अभी मैं आपको बताऊं, बॉर्डर सर्वेलेंस के लिए हमने अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को करीब करीब हम 124 टेक्नोलॉजियां दे रहे हैं। छोटी छोटी टेक्नोलॉजियां है, बट उसका कंपोजिट इफेक्ट बहुत ज्यादा है, बहुत हुँ, ज्यादा है। हुँ, मतलब अब जैसे हमारे पास कुछ ड्रोन्स है जो टनल्स ढूंढते हैं, केवल टनल्स ढूंढने का काम करते हैं। जी, अब ड्रोन सारा यहाँ बनता है। कुछ ड्रोन्स है जो हीट सेंस करते हैं, कुछ है जो थर्मल सेंसर्स है, कुछ है जो अंडरग्राउंड अगर कोई खोद रहा है उसको सेंस करेंगे, कुछ है हुँ, जो ह्यूमन टच और बॉडी हीट को सेंस करेंगे। तो ये छोटी छोटी टेक्नोलॉजी है, पर ये मिलके अगर इसके कंपोजिट मॉनिटरिंग बनी रहे तो एक बहुत इफेक्टिव और बहुत बड़ा वेपन बनता है। और अच्छी बात यह है, सारे पीस इंडिया में, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर जो भी हमने कमीशन किया उसमें 60% टेक्नोलॉजी इंडियन है। अब जो हम नया बनाएंगे उसमें करीब 80-90% पे लाएंगे। आपने कल देखा होगा, हमने कहा एलसीए कल हमने एयरक्राफ्ट कैरियर पे लैंड कराया, कल की बात है ये। पर अब नेवी ने, अब हमारी नेवी ने बोला नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे लिए एक नेवल वेरिएंट बनाओ। 2 साल में नेवल वेरिएंट भी बन के आ जाएगा। ओके, MK2 भी बन रहा है तेजस का, और एमका पे भी ऑलरेडी काम चल रहा है। सो द आइडिया इज कि जैसे आप टेक्नोलॉजी मेक इन इंडिया करते हो, कॉस्ट बहुत कम आ जाती है। तो ये जो डिफेंस बजट है आपके 5 गुना हो जाता है, मान लीजिए। यहाँ एक पेच है, जी, सेम डिफेंस बजट आपका 5 गुना हो जाता है। जैसे मैंने आपको, अगर आप बाहर से एयरक्राफ्ट कैरियर लाते हो, रेट्रोफिट कराते हो, तो 4 से 5 गुना महंगा पड़ता है पहले बिल्कुल, से। आप यहाँ बनाए और उसमें आपका पूरा डिजाइन, पूरी एएमसी, पूरा सपोर्ट, जी। पूरे फीचर्स, कुछ भी कर सकते हो आप। आपके पास पूरा कंट्रोल है उसका, और आपको बार बार इसको वहां रशिया नहीं भेजना कि भाई इसको जरा रेट्रोफिट हाँ, हाँ, करके दो, बिल्कुल। इसको ठीक करके दो। ठीक है जी। वैसे तेजस की बात करें तो, और दूसरा हम करें थिएटराइजेशन ऑफ कमांड्स। ये इस पे मैं थिएटराइजेशन, बिल्कुल इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड कहते हैं कि आप लोगों के 2 अभी वाले जो आपके आर्मी चीफ हैं मनोज पांडे साहब ने भी इस पे बात की और कहते हैं कि बिपिन रावत साहब ने इसके ऊपर बहुत काम किया था। उसके बाद ये चीज़ शुरू हुई थी क्योंकि आप लोगों के मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स का कहना है इस रिपोर्ट के मुताबिक कि चाइना इस पे काम करता रहा और चाइना पाकिस्तान की भी हेल्प कर रहा है इस चीज़ के ऊपर। देखिए थिएटराइजेशन ऑफ कमांड होता है। अभी जो करंट हमारे ये सीडीएस साहब है वो भी इस पे काम कर रहे हैं, और जी, मेरा मेरा मानना है फखर भाई, आपको मार्च अप्रैल में इसका ब्लूप्रिंट भी दिख जाएगा। मार्च अप्रैल मतलब 1-2 महीने ओके। बाद की बात करूं, विल जी, हैव जी, द जी। ब्लूप्रिंट रेडी, और हो सकता है कि बाय दिस ईयर एंड विल हैव ऑलरेडी थिएटराइजेशन डन। थिएटराइजेशन का कॉन्सेप्ट सिंपल है। अभी क्या होता है, नेवी के अपने एसेट्स है, एयरफोर्स के अपने एसेट है। जैसे आपने देखा, जी, हम राफेल एम खरीद रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियरों के लिए। अभी सुखोई MiG-29 लगा, लॉन्ग रन में राफेल एम लगेगा, या हमारा कुछ सुखोई भी रहेगा, कुछ LCA तेजस लगेगा, या कुछ और भी चीजें लगेंगी। कल आपने देखा होगा, कल हमने एक फैक्ट्री का, सबसे बड़ा एशिया की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का इनॉग्रेशन किया, जिसकी कैपेसिटी है 1000 हेलीकॉप्टर। क्योंकि हमें, हमारे पास जो, हमें जो हेलीकॉप्टर चाहिए, हमें हेलीकॉप्टर काफी ज्यादा चाहिए। जी। क्योंकि हेलीकॉप्टर जो है, खासकर अटैक हेलीकॉप्टर, ये मल्टी यूटिलिटी आइटम है। ये या जहां भी जाओ, जितना भी डालो उतना कम है। तो अबे अगर हमें लॉन्ग रन में, अगर हमें
देखिए हमारा आइडिया क्या फखर भाई, मैं आपके शो पे कहीं पहले भी बोल चुका हूँ, हमें अपना फायर पावर इतना बनाना है विच बिकम द डेटरेंस। अमेरिका से कोई लड़ने का नहीं, रशिया भी अमेरिका पे हमला नहीं करता, अमेरिका रशिया पे कभी हमला नहीं करेगा, जी बिकॉज फायर बिल्कुल, पावर इतनी ज्यादा है। बिल्कुल, बिल्कुल। डजंट डेयर। तो एक किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि आपकी फायर पावर क्यों बढ़ा रहे हैं, आप तो कह रहे हो हमें पीस चाहिए। मैंने कहा फायर पावर ही तो डिटरेंस है, फायर पावर विल ओनली एंश्योर पीस। हुँ। पीस केवल हुँ, फायर हुँ। पावर से आएगी। देखिए जब हमारी फायर पावर बढ़ती रहेगी, डेटरेंस लेवल इतना बढ़ेगा, कोई आप पे वो जितने भी इरादे जिसके भी होंगे वो भूल जाएगा। अभी जो एडवर्सरी है वो पाकिस्तानी एडवर्सरी है चाइना। जी। तो अभी जो थिएटराइजेशन ऑफ कमांड होगी इस वजह से अब कैसे वेस्टर्न थिएटर कमांड बन गई, तो हुँ। उसमें एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के एसेट्स को कंबाइन किया जाएगा। इन तीनों को मिक्स एंड मैच करके एज वन फाइटिंग यूनिट यूज किया गया। नहीं तो क्या कहता है आर्मी एयरफोर्स से कहता है, या एयरफोर्स नेवी, ये सब अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल अलग अब ये चीज़ है। एक एक आर्मी के नीचे आएंगी, एक एक कमांड होगा, और मतलब दे कैन इवन इंटरचेंज देयर, दे कैन इंटरयूज देयर रिसोर्सेज, दे कैन मैनेज देयर रिसोर्सेज, दे कैन, इससे एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम बढ़ती है। मतलब जैसे आपने यूएस में देखा होगा ना, वो पिक्चरों में दिखाते कॉल इन द मरीन्स, ओके, और आस्क नेवी टू कम या आउट, या सेंड इन अटैक हेलीकॉप्टर्स, सबमरीन आ जाएगी, फिर सील्स आ जाएंगी। तो यहाँ क्या है, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज थिएटराइजेशन ऑफ कमांड। इंडिया के पास ही नहीं, चाइना के पास हुँ। है, मुझे पता नहीं चाइना की चलती कितनी चलती, बट दे हैं। यूएस की बखूबी है, वो चलती है। और अब हम विल बी इन द टॉप 8 और 10 कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू हैव थिएटराइजेशन ऑफ कमांड। तो ये अब मार्च के एंड में फखर भाई विल बी ऑपरेशनल, नॉट ऑपरेशनल, बी अनाउंस, और ब्लूप्रिंट विल बी रेडी। माय एस्टिमेट सेज बाय दिस ईयर एंड विल हैव दिस ऑपरेशनल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अच्छा सुमित जी एक चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा इन है, एक कोई बलून था अमेरिकन एरिया में गया। वैसे हमारे टॉपिक से हटकर है लेकिन क्योंकि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊँगा क्योंकि उसपे बड़ी ले-दे हो रही है। जो बाइडेन साहब को थोड़ी देर पहले हमारे मतलब कुछ टेलीविज़न चैनल्स पे उनका स्टेटमेंट आ रहा था कि हमने ये मार गिरा दिया और अगर इसके बाद भी अगर कोई हरकत की गई तो फिर अ, शायद इससे आगे का हम सोचेंगे। ये क्या सीन चल रहा है कि पहले हमने ये चीज़ ताइवान में देखी यानी इस रीजन में देखा। अब अमेरिका तक इस तरह का बलून और वाक़ई ये कोई सेंसिटिव चीज़ थी या बस वैसे ही कोई प्रेशर क्रिएट करना था? और कहते हैं कि गालिबन $4 लाख उसकी कॉस्ट थी और कहते हैं 1 मिलियन से ऊपर का उन्होंने उसको मिसाइल फायर किया। हाँ, ये मिसाइल हमारे, ये बलून हमारे यहाँ भी आई थी फखर भाई, और चाइना हमने, से? हाँ, चाइना से आई थी, और अच्छा! ये शायद 2019 की बात है, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट। हमने अपना सुखोई भेजा था, $1500 की के बुलेट से इसको खत्म कर दिया था, केवल $1500 में। ओके। ये चाइना क्या करता है, चाइना अपने ये हमारे पास इसको डिटेक्शन का रडार भी है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रडार्स। एक मुझे ध्यान नाम नहीं आ रहा, वी हैव, एक तो बलून टाइप रडार ये रहता है जो आसमान में रहता है, क्योंकि इसका जी। रडार सिग्नेचर कम होता है, नॉर्मल रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। अब क्या हाँ। करता है, आप ड्रोन भेजोगे, जहाज भेजोगे, रिकॉग्नाइज एयरक्राफ्ट भेजोगे, तो वो डिटेक्ट हो जाएगा। अब इसमें एक और पेज पे B-52 पे भी आता हूँ थोड़ी देर में, तो जब जी। आप भेजोगे तो ये डिटेक्ट हो जाएगा। पर ये रडार के, इसकी शायद ये गुब्बारा है, हवा का गुब्बारा है, इसके नीचे जी। कैमरा वैमरा लगे। ये जिस एरिया में पकड़ा गया था वहाँ अमेरिका के न्यूक्लियर एसेट्स है या न्यूक्लियर फैसिलिटी, उस पे ओके। स्पाइंग करने के लिए चाइना ने भेजा था। पर अमेरिका ने उसको गिरा दिया, एक मिसाइल। अब देखिए रईस लोग हैं, मतलब बड़े शो के मिलियन मिलियन डॉलर का मिसाइल। और सुना सुना कि मैंने ये भी सुना कि 4 फुटबॉल फील्ड जैसा रैकेज था इसका, तो ये बड़ा था। हमने भी उड़ाया था, तो वो सुखोई हमने सुखोई 31 से करीब, वी स्पेंड अराउंड $1500 इन गेटिंग इट डाउन। ये 2019 ओके, की बात है। ओके, ओके, ओके। तो अब हमारे पास 2 चीज़ें, हमारे पास एक रडार है जो इनको स्पेसिफिकली देखता है, और एक हमारे पास बलून टाइप रडार भी ऊपर है, जो इन्हीं ओके। बलून को देखता है, क्योंकि यूएस की टेरिटरी बहुत बड़ी, माशरा बहुत बड़ा है। हुँ। तो ये चाइना ने हाँ। किया था, और अब यूएस ने क्या बोला, चाइना ने बोला विल रिटेलिएट। या रिटेलिएट का मतलब यहाँ समझिए रिटेलिएट क्या है। कहते हैं ना, एक तो चोरी उस पे सीना चोरी, अब रिटेलिएट हाँ। क्या है, B-52 होता है, ये भी रिकॉग्निशन करता है, ये भी हुँ। रिकॉग्निशंस करता है। पर सच्चाई ये है कि चाइना के पास कोई ऐसा रडार, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो 52 को पकड़ ले। B-52 बॉम्बर चाइना के ऊपर से भी उड़ते हैं। B-52 ओह! बॉम्बर हर जगह के ऊपर से उठते हैं, पर यूजुअली डिटेक्ट नहीं होते। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई हम भी B-52, अगर हमें भी तुम्हारा B-52 दिखा तो हम उसको शॉट डाउन कर लेंगे। ये चाइना की हुँ। धमकी है। पर चाइना की यानी औकात नहीं कितनी है, करना। वो कुछ नहीं करता। अभी अब आपने सवाल पूछा, अभी ये गुब्बारे-वुब्बारे क्यों छोड़ रहा है? देखिए चाइना को फखर भाई, पीछे मुझे कोई कह रहा था चाइना मार्स पे तेल ढूँढ रहा है। मैं कहा भाई ज़मीन खत्म हो गई क्या?
मैंने आपको कहा था ये सुरसुरी छोड़ने में ये सबसे एक्सपर्ट है दुनिया में। ये इन्हें ऐसा दिखाना कि वो आर अहेड ऑफ टाइम। कोई कह रहा कि ये ना ये मार्स में गांव बसा रहे हैं। मैं कहा यार खाने को नहीं दाने और अम्मा चली बुलाने, मार्स में क्या करोगे घर बसा के? यहाँ तुम्हारे लोग कह रहे जिम्मी 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 आचा आचा आचा, मतलब आचा आचा चावल नहीं है तुम्हारे पास, तुम क्या मार्स में क्या करोगे? सही। चाइना ये सुरसुरिया क्यों दिखाता है? देखिए ये अपने हन चाइनीज पॉपुलेशन को और अपने उन लोगों को दिखाता हम ना सुपर पावर है, अमेरिका पे सब सर्वाइव कर रहे हैं। फकर भाई ये गुब्बारा फूटना ही फूटना था। इस वक्त उसको कोई ये गुब्बारा कुछ नहीं दे पाता आपको, पर आपने क्यों छोड़ा इसको? आपने ये छोड़ा कि अपनी डोमिनेंस, अपनी हवाबाजी, किसे हिंदी में कहते हैं, ओके। थोड़ी हवाबाजी, थोड़ा वो वही वाली बात है ना जो मैंने कहा, एक होता बंदूक चलाने वाला पठान, एक होता फेसबुक पे फोटो लगाने वाला पठान। तो दो फर्क है ये हाँ। फेसबुक पे फोटो लगाने वाले क्लासिक को पकड़ के फेसबुक पे फोटो वोटो लगाई, लड़के लाइक वाइक करती है, तो ये वही वाला सिंड्रोम है इनका। इनके पास कोई ऐसा चीज नहीं है। अमेरिका ने इनके बाथरूम तक का नक्शा इनके अमेरिकन के पास है। अब जब ये बात लोगों को पता लगी तो कह रहे हमने भी गुब्बारे उड़ाए थे, ये वाली बात है बस। और वो भी गुब्बारों अमेरिका से के एरिया में। हाँ, हाँ अमेरिका के एरिया में हमने भी गुब्बारे, उस गुब्बारे से होगा कुछ नहीं। और आपको क्या लगता है उसमें लगा चाइनीज इक्विपमेंट कुछ पकड़ पाएगा? पकड़ भी पाएगा तो चाइना तक आएगा? आएगा भी तो कितना आएगा, कितना रहेगा? ये सब ओके। हवाबाजी। आप ये वही वाली बात है, गत्ते के एयरक्राफ्ट कैरियर भी तो उड़ाए थे ना इन्होंने हाँ, साउथ चाइना सी में, प्रैक्टिस गत्ते के काफ़ी, एयरक्राफ्ट कैरियर काफ़ी। हाँ, उड़ाए थे। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये बस इनको यही हवाबाजी करनी है, फोटो वोटो लगाने, लाइक वाइक लेने। लेकिन लास्ट एक मैं आपसे कमेंट चाहूँगा कि क्या फ्यूचर क्या है इन लोगों का? यानी ये वैसे ही दुनिया को वो कर रहे होते हैं आगे-पीछे। हालाँकि मैंने देखा कि ग्रोथ रेट आप लोगों का था सबसे ऊपर और उसके बाद आप चाइना का दिखाया गया था आईएमएफ की जो रिपोर्ट आई थी। तो बाकी तो जर्मनी 1 में 1.2 में अमेरिका था, जर्मनी और ये बड़े-बड़े कंट्रीज़ जो है ये बिल्कुल स्लो डाउन थे। इनका फ्यूचर क्या है फिर? करना देखिए क्या चाहते हैं? 2 चीज़ें आपने अच्छी छेड़ी यहाँ पे। पहली बात ये है, हमारा करीब 7 से 8, 6 से जी, 8 मंथ के बीच में बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। एग्ज़ैक्टली। और जो जर्मनी का है वो है 0.1, या पॉइंट 0 माइनस 0.3 था, 0.1 आ या, गया। बिल्कुल, यूके का 0.3 माइनस है, अमेरिका का या 1.4 है, 1.2 है, जापान का बिल्कुल, भी 1.4, 1.6 है, ऐसा ही है। जी। अब चाइना का 2.3 था, ये रात-रात में 5.2 कैसे उड़ गया ये मुझे नहीं पता। चाइना में ऐसी कोई चीज़ ही जो 5.2 से बना दे। ये हुँ, कैसे बन गया मुझे नहीं पता। ये भी एक चाइना का जादू है। अच्छा बाय द वे आपको ये बताया था कि पूरे चाइना को कोविड हो गया, मरा तो कोई नहीं, मैंने प्रेडिक्ट किया था आपके चैनल पे, कोई नहीं मर गया। हाँ, ये या सब हवाबाजी, कोई नहीं याद है मरेगा। मुझे। अगर कोविड होता तो मर गए होते ना लोग। पता है हुँ, 80% चाइना इज़ कोविड इन्फेक्टेड। उनका आइडिया था दुनिया की इकोनॉमी को रोकना। फखर भाई एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ आपके चैनल पे, बड़ा जी, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आपको। चाइना का डेट है $45 ट्रिलियन, क्यूमुलेटिव डेट, इंटरनल एक्सटर्नल बोरोइंग मिला के। हमारा है $2.28 ट्रिलियन और जो अमेरिका का डेट है उसमें एक रेड लाइन आ गई है। ये मैं काफ़ी चैनल से बता चुका हूँ। जो अमेरिका का डेट है $34.1 ट्रिलियन आ गया क्यूमुलेटिव डेट। बट रेड लाइन कहाँ है? जो अमेरिका की सेविंग्स है उससे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग्स हो गई है। उससे ओके, ज़्यादा स्टूडेंट्स लोन्स हो गए। जो टोटल स्पेंडिंग है, जो उधार है, वो सेविंग से बढ़ गया। इट्स अ वेरी बिग लाइन इन इकोनॉमिक्स। हुँ, इकोनॉमिक्स में एक लक्ष्मण रेखा है जिसको ये जी, पार कर रहे हैं। अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर आउटडेटेड है, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसके लिए $20 बिल्कुल, ट्रिलियन चाहिए। बिल्कुल, साल का करीब 1-2 ट्रिलियन, एक 1.72 ट्रिलियन डॉलर चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अमेरिका का फ्यूचर कोई बहुत बढ़िया नहीं है। अमेरिकन कंज्यूमरिज्म इज नॉट सस्टेनेबल। मैं आपको कह ओके, रहा हूँ अमेरिकन ओके, कंज्यूमरिज्म इज नॉट, ये मैं मतलब ना, ये वो कहते हैं ना, यू शूट योरसेल्फ इन द फुट बाय सेइंग दिस। इसको बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए और मैं कई बार कह चुका हूँ हुँ, अमेरिकन कंज्यूमरिज्म इज नॉट सस्टेनेबल। क्योंकि हमें ये बताया जाता है कि भाई अमेरिका खुदा, उसके ऊपर कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल, है। अमेरिकन सही कंज्यूमरिज्म इज कह रहे नॉट। हैं। और जो चाइना है अगर भाई 2029 30 यू सी चाइना, बिकॉज चाइना कैन नॉट सस्टेन। मैंने आपको हुँ, तीनों का डेट बता दिया, हमारा कितना, उनका कितना, इनका कितना। हमारी सेविंग्स तो बहुत ज्यादा और हमारा एक्सटर्नल डेट करीब $600 बिलियन है। इट्स नॉट मोर देन दैट। तो ओके, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट एंड आवर आप ईएनवाई का अभी नंबर देखें, बाय 2045 विल बी $25.8 ट्रिलियन इकोनॉमी, पेसिमिस्टिक्स है। तो 22 साल में हम $22 ट्रिलियन का जीडीपी ऐड कर रहे हैं। $22 ट्रिलियन का जीडीपी हुँ, 22 साल में। तो ये नंबर है। तो अगर आप यहाँ देखें तो वर्ल्ड ऑर्डर बहुत बदलने वाला है। दुनिया में बहुत चीजें चलने वाली, चलेगी एक ही चीज जो सबसे पहले मैंने आपके शो पे बोला था नवंबर में, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट।
जो ह्यूमन Yeah, सेंट्रिक I डेवलपमेंट remember. चलाएगा वही चलेगी। मोदी जी ने फिर बोला था ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट, ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन, दीज आर द ओनली वे। अगर आप आदमी को हटा के कुछ सोचोगे ये संभव नहीं है। आज देखिए टर्की में हमारे अख्तलाफ है उनसे, अर्दोगन से, पर सबसे पहले रिलीफ लैंड करने वाला हम ही थे, जबकि पाकिस्तान ने हमें एयर स्पेस नहीं दी, हमें घूम के जाना पड़ा। द फर्स्ट कंट्री Hmm. टू लैंड रिलीफ और रिहेबिलिटेशन। अब हमारे करीब से 100-150 लोग वहां हैं, हमने Hmm. C-17 सबसे बड़ा जहाज भेज दिया और हम और भी भेजेंगे। इख्तलाफ अपनी जगह, पर जहां ह्यूमैनिटी अपनी ह्यूमैनिटी जगह, आती है, इंसानियत आती है, उसमें वी आर ह्यूमैनिटी नंबर सबसे वन। ऊपर है। ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी नंबर ऑन दैट, बिल्कुल ह्यूमैनिटी फर्स्ट है और ये बहुत अच्छी बात है। और यकीन करें आपने बात की इंडिया की, कल मैंने इजराइल का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट था उनके गवर्नमेंट का, और उन्होंने लगाया था कि हमने भी पता नहीं 100 या 200 लोग जो है उन्होंने हाँ जहाज भेजी। भेजा था, और वहां पे वो पिक्चर मैंने देखी और मुझे, बिलीव मी, मैं आपको सही बात बता दूं, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा इन द सेंस कि मैंने कहा यार देखें, अब ये लोग आपस में इनके भी मसले मसाइल होते हैं, इसराइल टर्की के भी बीच में मसले मसाइल है, बात लेकिन है। ये देखें अब मुश्किल वक्त है, तो इसराइल ने अपना जहाज भेजा, अपने लोगों को भेजा, हिंदुस्तान ने अपना जहाज अपने लोगों को भेजा और भिजवाएगा। तो ये चीज मेरे ख्याल में अगर दुनिया में आ जाती है तो शायद इससे हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। और इस तरह की चीजें देख के थोड़ा सा इंसान जिसे कहते हैं ना, उम्मीद होप्स बनती बढ़ है, जाती है, होप्स बढ़ उम्मीद जाती बन है, बिलीव जाती है। मी। और मैं यकीन करें, मैं इतना मतलब बार बार वो पिक्चर में देख रहा था इजराइल के वो लोगों की, तो मुझे अच्छा लग रहा था। मैं कि यार ये देखो, हम अब वो भी मुस्लिम कंट्री है टर्की, उनके ताल्लुकात हैं, यानी इतने ताल्लुकात है कि वो हेल्प के लिए आ रहे हैं उनकी कंट्री में। दुबई में जब अभी न्यू ईयर पे मैं था तो इसराइल के बहुत सारे लोग मैंने उनको देखा, वहां पे वो फिर रहे थे और बड़ा एंजॉय कर रहे थे उस चीजों को। तो मैं यार पता नहीं हमारे वालों को क्या पड़ी हुई है कि पता नहीं क्या हमने करना है, करना भी कुछ नहीं है और शायद कर भी कुछ नहीं सकते। लेकिन लेकिन पासपोर्ट में लिखा हुआ है कि जी आप ट्रेवल नहीं कर सकते इसराइल। वैसे तो कहीं और भी इतना खास ट्रेवल नहीं हो सकता, लेकिन इसराइल का स्पेशल नाम लिखा हुआ है इन्होंने। अरे खैर फखर एनीवे, भाई, जी जी। फखर भाई मैं आपको बताऊं, जब ये अर्थक्वेक आया था डॉक्टर जयशंकर साहब का, तभी ट्वीट आ गया, आई एम इन टच विद माय काउंटर पार्ट, वी हैव एश्योर्ड देम हम्म, फुल असिस्टेंस। कल सुबह जब लोगों के जहाजों के इंजन नहीं शुरू हुए थे ना, हमारा जहाज वहां लैंड कर गया था, वी वर द फर्स्ट जबरदस्त। वन टू लैंड देयर। और आज टर्की का एम्बेसडर कह रहा भारत मेरा दोस्त है। दोस्त टर्किश वर्ड है बेसिकली, मतलब टर्किश ये सब कॉमन है। बिल्कुल। अब साबुन ये कॉमन वर्ड्स हैं। आज टर्की का एम्बेसडर कह रहा भारत मेरा दोस्त है, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, मैंने हर एक को एक ही चीज बताता हूँ, अर्दोगन की बात की नहीं है टर्की। बिल्कुल, एक बहुत और बड़ा हमारा कंट्री है। हमारा रिलेशन दोस्तों से है, हमारा रिलेशन वहां के लोगों से है। अर्दोगन देखिए, मुस्तफा कमाल अतातुर्क था तो एक अलग टर्की थी, बिल्कुल, और आज अर्दोगन की टर्की में बहुत फर्क है, आसमान जमीन का फ़र्क है, फर्क है। फ़र्क पर है, जो बिल्कुल सही हमारा कहा। कनेक्ट है वो तो लोगों के साथ है ना। अफगानिस्तान में भी तालिबान हो या हमीद करजाई साहब हो, पर या अशरफ हमारा गनी अशरफ साहब गनी हो, साहब हो, हमारा कनेक्ट तो लोगों के साथ है ना। अगर हम अवाम के लोगों साथ के है। साथ रिश्ता निभाए, दुनिया में बहुत कुछ सुधर जाएगा फखर भाई, बहुत कुछ बहुत सुधर। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है लोगों के साथ, क्योंकि लोग वहीं रहते हैं। जो रूलर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, उनका आना जाना लगा रहता है, कोई जाता है कोई आता है, लेकिन वहाँ की जनता वही रहती है। सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू फखर भाई, थैंक्स। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।